इसने हमारी पृथ्वी को बदल दिया है, जिंदगी के लिए जन्नत जैसी। एक जगह में शुरुआत में पृथ्वी एक प्रत्याशित क्षेत्र थी। पिघली हुई चट्टान और जहरीली गैसों की दुनिया, एक ऐसी जगह जहां जीवन संभव नहीं था। इसकी सतह लगातार सौर हवाओं से झुलसी हुई और ब्रह्मांडीय मलबे से भरी हुई एक बंजर भूमि हुआ करती थी, जिसमें पानी का कोई नामो निशान नहीं था। यह एक ऐसा ग्रह था जिन पर पृथ्वी की लालसा रखना भी व्यर्थ था। लेकिन फिर कुछ चमत्कार हुआ। यहां एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना घटित हुई जिसने तत्वों की इतनी गहरी टक्कर की कि इसने हमारे ग्रह के इतिहास की दशा बदल दी। इतिहास में प्रथम बार पृथ्वी पर पानी की पहली बूंदों का बनना शुरू हुआ। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह रेगिस्तान के उपजाऊ क्षेत्र में बदलने जितना दुर्लभ था। यह एक ऐसी दुर्लभता थी जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। ये पृथ्वी पर पहले महासागरों का उद्भव था। ये पानी केवल अणुओं का संग्रह नहीं था, ये जीवन की नींव थे, क्योंकि इन्हीं के धुंधली गहराई में अस्तित्व की पहली चिंगारी अस्तित्व में आने वाली थी। पर सवाल यहां यह आता है कि आखिर इस बेजान पानी से कैसे एक जटिल जीवन की उत्पत्ति होने वाली थी। जहां पानी के सतह के नीचे अंधेरे में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच सकती थी, वहां कौन सी अजीब और प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने अपना जादू बिखेरा, और आखिर इन महासागरों का अस्तित्व धरती पर आया कैसे था। टीएस ज्ञान चैनल पेश करते हैं पहली बार सीक्रेट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ ओशियन, जहां हम न सिर्फ महासागरों के उद्भव की गाथा से रूबरू होंगे, बल्कि ब्रह्मांड की उस भव्य कथा के बारे में भी जानेंगे जो समय, पदार्थ और ऊर्जा की भाषा में लिखी गई कहानी है, जो हमें खोज करने, सवाल करने और आश्चर्य करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। धरती हमारे सौर मंडल में स्थित एक ऐसा ग्रह जहां जीवन उपलब्ध है। अगर आप धरती पर मौजूद हर सजीव को देखें तो इसमें आपको पानी का एक अंश नजर आएगा, एक ऐसा अंश जिसमें ये सारे जीव बने हुए हैं। यानी कि हम बेसिकली पानी के एक थैली जैसे हैं, और धरती पर जीवन की शुरुआत भी पानी के केमिकल कंपोजिशन की वजह से ही हो पाई। और इस जीवन के समर्थन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ मौजूद जलाशय हैं, जिनमें पहली बार किसी जीव ने सांस ली थी। बेशक हमारे धरती पर पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है, पर क्या यह पानी तब बना था जब धरती बनी थी? या फिर यह इसे कोई चीज बाहर से लेकर आई थी? पानी का धरती पर होना बस एक इत्तेफाक है, या फिर ऐसा होना बिल्कुल तय था?
वैज्ञानिकों ने धरती पर पानी की उत्पत्ति को लेकर काफी अध्ययन किए हैं और इसका जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया है वो हैरान करने वाला है। वो जगह जहां धरती मौजूद है वो काफी सूखी लगती है। तो अगर धरती जब बनी थी और यहाँ का तापमान काफी ज्यादा था तो फिर यहाँ पानी कैसे आ गया? धरती पर पानी की उत्पत्ति धरती के जन्म जितनी ही पुरानी है। इसकी शुरुआत सौरमंडल के निर्माण के साथ आज से 460 करोड़ साल पहले ही शुरू हो गई थी। इस दौरान सबसे पहले ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस अस्तित्व में आया और फिर इसने स्वयं ही ऑक्सीजन का निर्माण किया। हाइड्रोजन के परमाणुओं की इस ब्रह्मांड में भरमार है और इसलिए इसके मिलने से जिस भी पदार्थ का निर्माण होगा वो बेशक भारी मात्रा में मौजूद होगा। और इसी प्रक्रिया में अगले कई लाख सालों तक इनके हाईली रिएक्टिव एटम्स आपस में जुड़ने लगे और इन्होंने पहली बार इस ब्रह्मांड में H2O की नींव रखी। पानी काफी सिंपल मॉलिक्यूल्स होता है जिसका निर्माण 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के मिलने के तत्पश्चात होता है। शुरुआत में यह पानी इतनी भारी मात्रा में था कि इससे धरती पर मौजूद जलाशयों को 30 लाख बार भरा जा सकता था। पर पानी का इतना अंबार तभी तक हमारे सौरमंडल के आसपास टिका रहा जब तक कि हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य का जन्म नहीं हुआ था। तारे का वातावरण काफी गर्म और विनाशक होता है और इसलिए इसका जब भी निर्माण होता है तो ये अपने आसपास मौजूद पानी के स्रोत को पूरी तरह खत्म कर देता है और इसलिए किसी भी स्टार के फॉर्मेशन के दौरान इसके आसपास पानी नहीं हो सकता। और इसलिए वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि शुरुआत में सूर्य ने भी अपने सौरमंडल में मौजूद सारे पानी का स्रोत को वाष्पित कर दिया होगा और फिर इससे बने स्टीम जेट्स को उसने अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया होगा। यहाँ पर बहुत गहराई में पानी है जो बहुत गर्म है और उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, तो वो स्टीम बनकर एक फुलझड़ी की तरह बाहर आता है। ठीक इसी तरह प्रोटो स्टार के आसपास भी बहुत सारा पानी होता है और इसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड एक टनल बनाते हैं जिनसे पानी बाहर आ सके और वो पानी बहुत भयंकर प्रेशर के साथ ब्रह्मांड में बाहर निकलता है। ठीक ऐसा ही सूर्य निर्माण के वक्त पर भी हुआ होगा जब इसने अपने आसपास मौजूद सारे पानी को स्टीम जेट्स में तब्दील कर भयानक रफ्तार से सौरमंडल से बाहर फेंक दिया होगा। पर क्या हमारे नवनिर्मित सौरमंडल के साथ वाकई में वही घटना हुई थी? अगर हम वो देख पाते तो ये काफी मजेदार होता, पर कोई नहीं। अच्छी बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम में स्टार्स का बनना लगा रहता है। ऐसे में हम दूसरे स्टार्स को देखकर इसका पता लगा सकते हैं। वर्ष 2011 में एक ऐसी ही घटना ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा जब उन्होंने दूर इस आकाशगंगा में एक नए तारे का निर्माण होते हुए देखा और उनके टेलीस्कोप ने जो रिकॉर्ड किया वो वाकई अद्भुत था। वहां गैस की एक सेंट्रल बॉल अपने आसपास मौजूद क्लाउड्स को अपनी ओर खींच रही थी और फिर इसके बाद 1 करोड़ अमेजॉन नदी जितनी पानी को बाहर अंतरिक्ष में निष्कासित कर रही थी। जैसा कि वैज्ञानिकों ने हमारे अपने सूर्य को लेकर भी अनुमान लगाया था, यहाँ भी कुछ वैसा ही घटित हो रहा था। जैसे जैसे सूर्य की गर्मी में बढ़ोतरी हुई, इसके आसपास मौजूद सारी बर्फ पानी में तब्दील हो गई और फिर जैसे ही सूर्य की गर्मी में और बढ़ोतरी हुई, वह तरल पानी भाप में तब्दील हो गई और फिर सूर्य से सोलर वाइंड निकली और ये चमकने लगी और इसने पानी को बाहर फेंकना शुरू कर दिया।
सूर्य पर उठने वाले सोलर वाइंड्स सूर्य के बाहरी सतह पर से प्लाज्मा की एक सुपरसोनिक स्पीड वाली स्टीम्स फेंकती है, जिसका टकराव बादलों से होता है और इस दौरान ज्यादा गैस और आइस सौर मंडल से काफी दूर चले जाते हैं। पर इसकी भी एक सीमा है। सूर्य से अधिक दूरी पर जाने के बाद सोलर वाइंड्स का असर धीमा पड़ने लगता है और ये सूर्य के नजदीक वाले क्षेत्र से काफी कम गर्म भी होता है। परिणाम स्वरूप सूर्य से 80 करोड़ साल किलोमीटर दूर बर्फ की चट्टानों से बनी एक गोलाकार लाइंस बनती है, जिसे स्नो लाइंस कहते हैं। जब भी वैज्ञानिक स्नो लाइंस का जिक्र करते हैं तो ये बात ये बताती है कि आखिर सूर्य से वो अधिकतम दूरी कितनी होती है जिस पर पानी कंडेंस हो सकता है। इतना कम तापमान कितनी दूरी पर होती है कि भाप पानी में तब्दील हो जाए या फिर बर्फ बन जाए। और इस स्नो लाइंस पर ही सौर मंडल के सबसे पहले ग्रह के निर्माण की शुरुआत हुई थी तथा इसने सौर मंडल के विशाल ग्रह और गैस जायंट्स जुपिटर को जन्म दिया था। इसके बाद सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रह अस्तित्व में आए थे और स्नो लाइंस के भीतर वाली जगहों में जहां धूल मौजूद थे, वहां के छोटे छोटे पत्थरों ने जुड़कर छोटे रॉकी प्लैनेट्स के एक परिवार को जन्म दिया था, जिसमें वीनस, मरकरी, मार्स के साथ अर्थ भी शामिल था। और इसलिए आज भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स मानते हैं कि हमारे प्लैनेट्स का निर्माण ऐसे रॉक से हुई थी जो जली हुई थी और इस पर कुछ मात्रा में आइस की बूंदें भी चिपकी हुई थी। पर चूंकि इस दौरान धरती पर लगातार कई छोटे छोटे पिंडों का टकराना जारी था और इससे लगातार भारी मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था, इसलिए यहाँ मौजूद थोड़े बहुत पानी की मात्रा का बचना भी असंभव कार्य लग रहा था। एक ग्रह निर्माण की प्रक्रिया काफी हिंसक होती है, पर इसे एक गोली के चलने के बाद हुए इम्पैक्ट से समझाया जा सकता है, जैसा कि अभी यह एक गोली के चलने का प्रभाव था। जैसे एक सिंगल बुलेट के इम्पैक्ट से सतह पर भारी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित हुई, ठीक उसी तरह उस समय पर धरती के सतह पर ऐसे छोटे छोटे पिंडों का लगातार टकराव जारी था, जिससे भारी मात्रा में ऊष्मा धरती को छूती रहती थी और इससे धरती का तापमान इतना बढ़ गया था कि सब कुछ पिघलना शुरू हो गया था। बहुत सारी टक्करों ने धरती के तापमान को काफी बढ़ा दिया, जिससे अगर वहां कुछ पानी बचा भी था तो उसका वहां टिक पाना काफी कठिन था और इसलिए उस गर्मी की वजह से धरती पर बचा हुआ पानी भी उड़ गया होगा। यह प्रक्रिया 6 करोड़ साल बाद तक चलती रही, पर फिर एक समय ऐसा आया जब धरती का तापमान गिरना शुरू हुआ और इसका तापमान इतना कम होना शुरू हुआ कि इसकी ऊपरी सतह कृष्ण के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। पर यह प्रक्रिया भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और धरती के पास घूम रहे एक प्लैनेट थिया का अर्थ के साथ भीषण टक्कर हो गया, जिससे एक बार फिर धरती के तापमान को इस कदर बढ़ा दिया कि यहाँ मौजूद थोड़ा बहुत पानी भी वाष्प बनकर गायब हो गया और धरती पर पानी की जो थोड़ी बहुत आस बची थी वो भी इस टक्कर के साथ समाप्त हो गई। पर इन सब के बावजूद आज धरती पर जो पानी मौजूद है वो आखिर अस्तित्व में कहां से और कैसे आया? वैज्ञानिक इसके पीछे 2 थ्योरीज देते हैं। अगर वो पानी बचना चाहता था तो इसके लिए उसका बहुत ज्यादा गहराई में होना बेहद जरूरी था ताकि वो वहां से वाष्पित न हो सके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो धरती के निर्माण के बाद आया था। तो आखिर धरती पर महासागर का अस्तित्व कैसे आया था? क्या यह धरती पर मौजूद पानी से ही उत्पन्न हुआ था या फिर यह धरती से दूर किसी पिंड के द्वारा धरती पर पहुंचाया गया था? निश्चित ही धरती पर पानी पहुंचाने वाली बात काफी हद तक सही लगती है। धरती से काफी दूर नेपच्यून के ऑर्बिट से भी आगे हमारे सौर मंडल में एक ऐसी जगह है जो बर्फ से बने पदार्थों से भरी पड़ी है और वैज्ञानिक इसे
क्यूपर बेल्ट का नाम देते हैं तथा इसी बेल्ट में मौजूद बर्फीले कॉमेट्स के कभी कभी भीतरी सोलर सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं। पर क्या ये कॉमेट्स ही थे जिन्होंने धरती पर पानी की वापसी कराई थी? कॉमेट्स दरअसल वो बड़े और धूल वाले बर्फ के गोले होते हैं जिनके अंदर चट्टान, पत्थर और धूल भरी होती है। हमारे अनुसार कॉमेट्स का 25% हिस्सा आइस होता है। ऐसे में अगर आप सौर मंडल में किसी ऐसे पिंड को ढूंढ रहे हैं जिसमें धरती पर बर्फ आई हो तो इसके लिए कॉमेट्स से बेहतर और कोई नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बाहर से बर्फीले पिंड धरती से आकर टकराए होंगे और उसने धरती पर पानी को ट्रांसफर किया होगा। हाँ, पर यह पानी कितनी मात्रा में आया होगा यह कहना थोड़ा मुश्किल है। और वैज्ञानिकों ने जब धरती पर मौजूद समुद्रों और वाटर बॉडीज में मौजूद पानी की तुलना कॉमेट्स से आने वाले पानी से की तो उन्हें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े प्राप्त हुए। धरती पर जितनी मात्रा में पानी मौजूद था उसे कॉमेट्स द्वारा लाए जाने में उनकी भारी संख्या की जरूरत पड़ी होगी और यह संख्या 1-2 लाख में नहीं बल्कि करोड़ों में थी। अर्थ के समुद्रों को भरने में तकरीबन 2 से 3 करोड़ कॉमेट्स का हाथ था। यानी कि धरती पर पानी लाने के पीछे का मुख्य कारण कॉमेट्स ही थे और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। पर शायद नहीं, अभी भी वैज्ञानिक इसको लेकर असमंजस में थे। दरअसल हमारी धरती सौर मंडल के भीतरी भाग में स्थित है और सौर मंडल के भीतरी भाग में ऐसी कोई भी कॉमेट्स या वाटर सोर्स मौजूद नहीं है जिससे धरती पर यह पानी को स्थापित कर सके। फिर आखिर ये सारे पानी कॉमेट्स द्वारा कैसे लाए जा सकते थे? साथ ही ऐसे किसी टकराव की परिस्थिति में भी 1-2 टकराव से धरती पर समुद्रों का निर्माण होना असंभव है और इसके लिए लाखों करोड़ों सालों तक करोड़ों कॉमेट्स का धरती पर लगातार टकराना जरूरी था, जो कि सुनने में एक असंभव कार्य लगता है। अगर आप कभी समुद्र के पास जाएं तो जरा ध्यान से देखिएगा वहां पानी की मात्रा कितनी ज्यादा है और फिर सोचिएगा कि आखिर कैसे वो किसी बाहरी पिंड पर मौजूद आइस के टुकड़ों से धरती पर ट्रांसफर हुआ होगा। वाकई ये कमाल का आइडिया है। थोड़ी देर के लिए ये मान भी लिया जाए कि ये कॉमेट्स के टक्कर की वजह से ही संभव हुआ था, तो सवाल फिर उठता है कि आखिर हमारी पृथ्वी ही क्यों? ये टक्कर तो किसी दूसरे प्लेनेट के साथ भी हो सकती थी। To leave Earth behind. और इसका जवाब वैज्ञानिकों को मून मिशन के द्वारा उनके बड़े बड़े क्रेटर्स में दफन मिला। जब 1970 के अपोलो मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ने वहां से रॉक का एक छोटा सैंपल धरती पर वापस लाए और उसका अध्ययन किया तो उन्हें पता लगा कि चांद पर बने ये सारे क्रेटर्स और धब्बे मून के फॉर्मेशन के करोड़ों साल बाद के थे। यानी कि मून के फॉर्मेशन के बाद इस पर कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स की भारी बमबारी वाली घटना कभी घटित हुई थी, जिसने इस पर ये सारे क्रेटर्स को जन्म दिया था। और निश्चित सी बात है कि जब इस बमबारी में मून के सतह पर इतने गड्ढे बने थे तो इससे ज्यादा मात्रा और भारी मात्रा में इस बमबारी का शिकार मून का पड़ोसी अर्थ बना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इस बमबारी की उत्पत्ति तब हुई जब सौर मंडल में मौजूद गैस जियांट यानी जुपिटर और सैटर्न एलांग्ड हुए। उनकी एक साथ इकट्ठा हुई ग्रेविटी ने एस्टेरॉइड्स बेल्ट पर हमला करना शुरू किया और इस वजह से यह धरती पर इन विशालकाय पत्थरों की वर्षा शुरू हो गई। इधर नेपच्यून भी अपने एक्सिस से बाहर की तरफ जाकर क्यूपर बेल्ट को तहस नहस करने लगा
जिसने इसमें मौजूद कॉमेट्स इनर सोलर सिस्टम में प्रवेश करने लगे और सारे ग्रह पर बम के रूप में बरसने लगे। ये उथल पुथल इतनी भयानक थी कि इसने 99% क्यूपर बेल्ट को गायब ही कर दिया। काफी सारे पिंड इधर उधर बिखर गए। आज जो हमें मून पर वो धब्बे दिखाई देते हैं वो भी उसी उथल पुथल का नतीजा है। इस बमबारी से धरती भी नहीं बची थी। मून के साथ धरती भी इसका प्राइमरी टारगेट था और इस बमबारी में धरती पर भी लगभग 20 से 30 विशाल गड्ढों का निर्माण हुआ था। पर समय के साथ धरती के भौगोलिक स्थिति में बदलाव हुआ और ये गड्ढे कहीं गायब हो गए। पर क्या इस बमबारी ने धरती पर पानी को पहुंचाने का काम किया था? और अगर हां, तो इसमें ऐसे कितने कॉमेट्स धरती पर टकराए थे? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। यह साइंस के क्षेत्र के आज तक के सबसे रहस्यमय सवालों में से एक है कि क्या उस वक्त धरती पर समंदर और महासागर ये कॉमेट्स ही लेकर आए थे? तो अगर हमारे धरती पर मौजूद पानी की उत्पत्ति कॉमेट्स के द्वारा हुई है तो इसने अपने पीछे एक छाप जरूर छोड़ा होगा जो हमें यह राज बताने में मदद कर सकता है कि आखिर धरती पर पानी की उत्पत्ति की असल वजह क्या थी। और इसका पता उन्हें पहली बार साल 1986 में लगा जब उन्होंने पानी पर एक शोध के द्वारा एक अजीब बात पता लगाई। पर आखिर वो खोज क्या थी? इसने कैसे धरती पर पानी की उत्पत्ति का राज खोला और यह किस हद तक मानने वाला था? यह जानने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और इसके दूसरे अध्याय के आने का इंतजार करना होगा। अगर धरती पर मौजूद महासागरों को कॉमेट्स द्वारा बनाया गया है तो इसमें उन्होंने अपना एक यूनिक केमिकल कंपोजिशन जरूर छोड़ा होगा और वैज्ञानिक काफी समय से इसी कंपोजिशन की तलाश में थे। साल 1986 में पहली बार उनकी इस तलाश को राहत मिली जब हैले कॉमेट की एक बार फिर आसमान में वापसी हुई। वैज्ञानिकों ने इस कॉमेट पर मौजूद पानी के कंपोजिशन का पता लगाने का प्रयास किया और जो रिजल्ट उन्हें इससे प्राप्त हुआ वो चौंकाने वाले थे। हैले कॉमेट पर मौजूद पानी धरती से 2 गुना भारी था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने 2 और कॉमेट्स का स्टडी किया और वहां भी रिजल्ट्स काफी चौंकाने वाले थे। वहां का पानी भी धरती के पानी से एकदम अलग था। वैज्ञानिक परेशान हो गए क्योंकि धरती पर मौजूद पानी की विशाल मात्रा सिर्फ कॉमेट से नहीं आ सकती थी। फिर सन 2014 में रोसेटा स्पेस प्रोब ने पास से गुजर रहे एक कॉमेट को स्टडी किया और इस खोज ने कॉमेट की थ्योरी की बात ही खत्म कर दी क्योंकि इस पर मौजूद वाटर अर्थ के वाटर से 3 गुना ज्यादा हैवी कंटेंट वाला था। मैं इस बात को लेकर 100% श्योर हूं कि अर्थ का सारा पानी कॉमेट से नहीं आया होगा। तो आखिर धरती पर इतना सारा पानी लाया किसने? यह राज तब सामने आया जब इस दावेदारी में एक नए घुमक्कड़ पिंड की एंट्री हुई। ये साल 2011 की बात थी जब डॉन स्पेस प्रोब एक जियांट एस्टेरॉयड वेस्टा के पास से गुजर रहा था जिस पर वैज्ञानिकों ने कभी पानी मौजूद होने की उम्मीद नहीं रखी हुई थी और उन्हें लगता था कि ये सामान्यतः सूखे ही होते हैं। पर इस प्रोब ने वैज्ञानिकों की सोच पूरी तरह बदल के रख दी। इस प्रोब पर नजर रखने वाली टीम को वेस्टा के सरफेस पर वाटर के ट्रेसेस दिखाई दिए और इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि यह पानी का सैंपल धरती पर मौजूद सैंपल का एक परफेक्ट मैच था। ये पानी बिल्कुल धरती पर पाए जाने वाले पानी जैसा ही था
और तभी से वैज्ञानिक इस बात को तवज्जो देने लगे कि अर्थ पर पानी पहुंचाने का काम एस्टेरॉयड्स ने किया होगा। इस खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों ने कॉमेट्स से ज्यादा एस्टेरॉयड पर अपना फोकस रखना शुरू कर दिया, क्योंकि धरती पर पानी आने की कहानी कॉमेट से ज्यादा एस्टेरॉयड बयां कर रही थी। लेकिन ये पथरीले एस्टेरॉयड आखिर धरती पर पानी के करता धरता कैसे हो सकते थे? इसका जवाब हमें हमारे सोलर सिस्टम के ऐसे ग्रह पर मिल सकता है जो धरती जैसे ग्रह बनने वाले तो थे पर कभी बन न सके। हमारे सौर मंडल में आज कुल 4 रॉकी प्लैनेट्स हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। पर असल में इनकी संख्या 5 होनी चाहिए थी। यह 5वां प्लैनेट मार्स और जुपिटर के बीच फॉर्म होने वाला था, जहां लाखों की मात्रा में पथरीले चट्टान इकट्ठा होने के जद्दोजहद में लगे थे। लेकिन जुपिटर की हाई ग्रेविटी ने कभी ऐसा होने नहीं दिया और समय के साथ ये पत्थर वहीं काफी दूर में बिखर गए और इन्होंने एक बेल्ट का निर्माण कर लिया जिसे आज एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। जब मैंने खगोल शास्त्र पढ़ना शुरू किया तो हमें पता था कि ये रॉकी ड्राई होते हैं, पर अब जाकर हमें पता लगा कि इस पर पानी की मात्रा मौजूद होती है। मेरे पास अभी एक मेट्रॉइड का एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि स्पेस से धरती पर आया है। अब अगर मैं इसे ऐसे ही देखूं तो मुझे इसमें कहीं भी पानी का नामो निशान नजर नहीं आएगा और ऐसा लगेगा मानो ये पूरी तरह ड्राई है। यहां तक कि अगर मैं इसे तोड़ भी दूं तो भी इसमें पानी का कोई अंश दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब मैं इसे गर्म करता हूं तो ये देखिए, इसमें कितना भारी मात्रा में वाटर वेपर निकलना शुरू हो रहा है और ये तो बस मेट्रॉइड के छोटे से टुकड़े से निकल रहा है। एक बड़े मेट्रॉइड में इसकी मात्रा इससे कई गुना अधिक होगी। ठीक ऐसे ही धरती पर आज से 400 करोड़ साल पहले हुआ था, जब धरती पर भयंकर बमबारी का दौर शुरू था। यहां लगातार बड़े बड़े एस्टेरॉयड्स आकर टकरा रहे थे और इससे इतनी गर्मी उत्पन्न हो रही थी कि इन एस्टेरॉयड में मौजूद वाटर वेपर बनकर आसमान में इकट्ठा होने लगे और फिर पिघलकर धरती पर बरसने लगे। और कई सालों की इसी प्रक्रिया ने धरती पर पानी की उत्पत्ति की। वही पानी जो आज धरती के महासागर, समंदर, नदियां और यहां तक कि आपकी चाय में भी मौजूद है। यानी कि धरती पर मौजूद ज्यादातर पानी एस्टेरॉयड्स और मेटेरॉइड्स से आया था और इसमें कॉमेट्स से आने वाले पानी की मात्रा बेहद कम थी। एस्टेरॉयड के टकराने की थ्योरी का पता लगने के बाद वैज्ञानिक अब धरती पर पानी की उत्पत्ति को लेकर निश्चिंत हो चुके थे। लेकिन कुछ समय पहले हुए एक नई खोज ने उन्हें एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि धरती पर एस्टेरॉयड्स की टक्कर की दास्तान तो बस सिक्के के एक पहलू हैं और इसके दूसरी ओर एक अलग कहानी छुपी हुई है। प्रशांत महासागर, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है, वहां धरती पर मौजूद पानी का सबसे बड़ा प्रतिशत मौजूद है। पर आपको जान के हैरानी होगी, यह पानी फिर भी पूरा नहीं है, बल्कि धरती की सतह पर मौजूद पानी से कई गुना अधिक पानी धरती की सतह के अंदर क्रस्ट के भीतर लेयर में जमा है।
पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों को एक बेहद चौंका देने वाली बात पता लगी है। दरअसल अर्थ के क्रस्ट की गहराई में एक गर्म रॉक की लेयर है जिसमें भारी मात्रा में पानी मौजूद है और उन्हें ये बात पृथ्वी पर आने वाले भूकंप को स्टडी करने के बाद पता लगी है। वह पानी समंदर के पानी जैसा नहीं है। यह पानी ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूल्स अन्य मिनरल्स और मॉलिक्यूल से जुड़े हैं, पर अगर आप उन सारे पानी को मिला दें तो यह पानी इतना ज्यादा हो जाएगा जितना पानी धरती के ऊपर मौजूद जलाशयों में भी नहीं है। यानी कि अर्थ के भीतर लेयर में भी इतनी भारी मात्रा में पानी के अंश मौजूद हैं। पर सवाल एक बार फिर वही है, कैसे? निश्चित ही ये पानी धरती पर एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स या कॉमेट्स से लेकर तो नहीं आए होंगे, क्योंकि वो धरती को इतनी गहराई तक छेदने में सक्षम थे ही नहीं। यानी कि अर्थ जब भी बना था तो इसमें नीचे कुछ मात्रा में पानी मौजूद था और यही पानी आज भी इसके क्रस्ट में एकत्रित है। पर अगर ऐसा है तो आज तक हमने धरती के जन्म के बारे में जो भी जाना वो सब झूठ है। और इसलिए इस पूरे चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में एक नई थ्योरी बेस करनी पड़ी, जिसे आज ग्रैंड टैग के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार जब सौर मंडल का निर्माण हो रहा था और जुपिटर अस्तित्व में आ चुका था तो यहाँ एक बेहद विचित्र घटना घटित हुई थी। उस वक्त पर जुपिटर ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया था। एक समय था जब सूर्य नया नया जन्मा था और इसके आसपास धूल कण से बनी डिस्क बेहद मोटी थी और वो ऑर्बिट में घूम रहे ग्रहों को रोकने का काम करती थी। ग्रैंड टैग मॉडल के अनुसार जुपिटर स्नो लाइन्स के आउटर वेट साइड पर फॉर्म हुआ था, पर समय के साथ आसपास मौजूद मैटर ने इसकी गति को धीमा कर दिया और ये चक्रव्यूह की तरह घूमता हुआ सूर्य के बिल्कुल पास आ गया था। और ये नजदीकी आज मरकरी के सूर्य की नजदीकी से भी अधिक पास थी। इसी वक्त पर जब जुपिटर इतना पास आया तो यह स्नो लाइन्स के उस तरफ से बहुत सारा पानी लेकर आया और चूंकि यहाँ हमारी धरती अपनी फॉर्मेशन के इनिशियल फेज में थी, इसलिए इसके निर्माण के साथ काफी पानी धरती के इनर हिस्से में इकट्ठा हो गया। लेकिन अर्थ के इनर हिस्से में मौजूद ये पानी शुरू के महासागरों में कैसे तब्दील हुआ? वैज्ञानिक इसमें ज्वालामुखी की अहम भूमिका मानते हैं। अगर यंग अर्थ की बात करें तो वहां ज्वालामुखियों का फटना आम था। यहां राख के बड़े बड़े बादल और धूल कण नीचे गिर रही थी। लेकिन इन्हीं बादलों में कहीं न कहीं वाटर वेपर्स भी मौजूद रहा होगा और यही वाटर वेपर समय के साथ धरती के वातावरण में ठंडा हुआ होगा और संघनित हुआ होगा और फिर ये बादल बनकर एक समय के बाद धरती पर बरसे होंगे। तो वो ज्वालामुखी से बाहर आने वाले पानी ने धरती पर कई वर्षों तक झमाझम बारिश कराई और इस प्रकार पहली बार धरती पर महासागर, समंदर और नदियां बनी। और ये धरती पर कॉमेट्स और एस्टेरॉयड्स की बमबारी से काफी पहले की कहानी है। तो अगर अब ग्रैंड टैग की थ्योरी में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो धरती पर मौजूद महासागर और समंदर किसी कॉमेट, एस्टेरॉयड या मेटेरॉयड की देन नहीं है, बल्कि इनके पीछे की वजह जुपिटर है। और जुपिटर ने ये पानी सिर्फ धरती को नहीं दिया है, बल्कि हो सकता है मार्स, मरकरी और वीनस जैसे प्लैनेट पर भी एक समय पर ऐसे महासागर मौजूद हों।
लेकिन फिर यह सवाल उठता है कि आखिर हमारी धरती पर मौजूद महासागर और समंदर का पानी ही क्यों बच पाया और बाकी 3 ग्रहों के पानी कैसे सूख गए। मार्स पर कभी पानी ही पानी हुआ करता था और यह पूरी जगह जलाशयों से ढकी हुई थी। भले ही अब वो खाली हो चुके हैं, पर एक जमाना था जब वो धरती के जैसे हूबहू दिखते थे। हमारे पास इस बात का भी सबूत है कि एक वक्त पर वीनस पर भी पानी मौजूद था, और तो और ये सारे ही रॉकी प्लैनेट्स का एक समय पर वाटर फेज आया था। सीधी सी बात है, इन करोड़ सालों में ऐसा कुछ हुआ था जिसने इन ग्रहों से उनका पानी छीन लिया। पर आखिर वो चीज क्या थी? कैसे इसने इन प्लैनेट्स से इनका पानी छीन लिया? सबसे पहले मरकरी। वैज्ञानिक मानते हैं कि मरकरी पर से पानी गायब होने के पीछे का कारण इसका छोटा साइज था, क्योंकि एक छोटे साइज के प्लैनेट के पास उतनी ग्रेविटी नहीं होती कि ये अपने ऊपर मौजूद पानी को पकड़ के रख सके। ऐसे में इस पर मौजूद पानी समय के साथ इससे दूर हो गया। हालांकि वीनस के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि ये धरती के साइज जितना ही था तो ये अपने पानी को अच्छे तरीके से पकड़े हुए था। लेकिन सूर्य से करीब होने के कारण यह इतना गर्म होने लगा कि इस पर मौजूद सारा पानी भाप बन के इसके वायुमंडल में जमा होने लगा, और चूंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी कि ये वाटर वेपर फिर कभी संघनित ही नहीं हो सके और धीरे धीरे विलुप्त हो गए। लेकिन इस तरीके से तो मार्स पर न तो गर्मी थी और न ही ग्रेविटी की कमी, फिर वहां पर पानी कैसे गायब हो गया? इसका कारण वैज्ञानिक रेडिएशन को बताते हैं। दरअसल मार्स के पास अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मौजूद थी, और इसलिए सूर्य से आने वाली सोलर वाइंड से बचने के लिए मार्स के पास कोई भी सुरक्षा कवच भी नहीं था। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मार्स का सारा पानी भी विलुप्त हो गया, और बस हमारी पृथ्वी ही थी जिसके पास वो सारे सुरक्षा मैकेनिज्म मौजूद थे जो मरकरी, वीनस और मार्स के पास नहीं थे। और इसलिए आज भी धरती पर मौजूद पानी जैसे का तैसा है। धरती पर जीवन की उत्पत्ति ही पानी की वजह से ही हो सकी, और ये पानी ही था जिसने धरती को इतने करोड़ सालों तक जीवित रखा। हम कुछ ऐसे प्लैनेट की खोज में हैं जिन पर लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है। हालांकि अभी हम इसे ढूंढ नहीं पाए हैं, पर जल्द ही हम ऐसे प्लैनेट ढूंढ लेंगे। मुझे लगता है ऐसे प्लैनेट की पहचान जल्द ही खत्म होगी, और हम उसे पहचान कर यह कह पाएंगे कि हाँ, इस प्लैनेट पर लिक्विड वाटर मौजूद है। वो ऐसा समय होगा जब यह ब्रह्मांड बदलाव के दौर से गुजरेगा, और हमें यह एहसास हो जाएगा कि हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे और भी भाई बहन मौजूद हैं।